रिच इंडियन अरबपति जो कभी दिखावा नहीं करते। नंबर 1, एपीजे अब्दुल कलाम। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला चेहरा भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का ही आता है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद 5 साल तक अपनी सैलरी एक ट्रस्ट को दान कर दी, क्योंकि उनका कहना था कि प्रेसिडेंट बनने के बाद सरकार उम्र भर उनका ख्याल रखेगी, तो क्यों ना अपनी सैलरी बेहतर चीजें करने और लोगों की मदद करने में लगा दें। इसलिए वो देश के गरीब लोगों की मदद करते थे, क्योंकि वो खुद ऐसे गरीब परिवार से थे जहां उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब वो महज 8 साल के थे तब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी। परिवार के मुश्किल हालात के कारण वो सुबह सुबह पेपर बांटा करते थे और दिन भर इमली के बीज जमा करके बेचते थे। पर सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, उन्हें नेचर और जानवरों के लिए भी बहुत ज्यादा सहानुभूति थी। इसलिए वो चाहते थे कि राष्ट्रपति भवन में सोलर पैनल लगाए जाने चाहिए ताकि एनर्जी को बचाया जा सके। सपना साकार होने से पहले ही वो प्रेसिडेंट के रूप में 5 साल खत्म कर चुके थे, पर इसरो में काम करने और एक राष्ट्रपति होने के बावजूद वो अपने आप को आम आदमी ही समझते थे। इवेंट्स में कभी भी वीआईपी चेयर पर नहीं बैठा करते थे और साफ इनकार किया करते थे कि उनके पास तो कोई टीवी भी नहीं था। उनके बहुत कम सामान में उनकी बस कुछ किताबें थी, उनकी वीणा थी और कपड़े थे और एक सीडी प्लेयर, एक लैपटॉप था। सोचने की बात है, 300 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद भी अपनी जायदाद के तौर पर बस उन्होंने यही रखा हुआ था। ऐसी शख्सियत को दिल से सलाम। नंबर 2, रतन टाटा। रतन टाटा की नेटवर्थ 7,000 करोड़ रुपए है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसके बावजूद वो दुनिया के सामने एक जीती जागती मिसाल है। ऐसा क्यों हम आपको कह रहे हैं? इस तस्वीर में जो इंसान आपके सामने खड़ा है वो पहले उनकी कंपनी में ही काम करता था। रतन टाटा जी को बस एक खबर मिली कि पिछले 2 साल से वो इंसान बहुत ज्यादा बीमार है। बस फिर क्या था, रतन टाटा जी ने बिना किसी देरी किए मुंबई से पुणे चल दिए, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के। भाई साहब, हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हमारा बॉस तो हमें फोन भी नहीं करता, मैसेज पर हाउ आर यू लिखकर बस हालचाल पूछ लेता है। इतना कौन सा बॉस करता है, राइट? वो भी तब जब तुम्हारा बॉस रतन टाटा हो। पर उनके लिए कोई ये नई बात नहीं थी, क्योंकि वो इस कंपनी में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को उनके नाम से जानते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके एम्प्लॉयज की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब 26/11 का अटैक हुआ था और उनके एम्प्लॉयज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा तो वो खुद सबके घर जाकर उनसे हालचाल पूछा करते थे और उनसे उनका दुख बांटते थे। और साथ ही उनके सारे एम्प्लॉयज जो इस अटैक में अफेक्ट हुए थे, उनके बच्चों की एजुकेशन का खर्चा भी रतन टाटा जी ने ही उठाया। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि रतन टाटा जी 7,000 करोड़ के मालिक हैं। उनकी टाटा कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके बावजूद भी रतन टाटा दुनिया के सबसे बड़े अमीरों की लिस्ट में भी नहीं आते हैं। इसकी वजह है कि टाटा कंपनी 66%, ध्यान से सुनिए, 66% सिर्फ डोनेट करती है। रतन टाटा अपनी पर्सनल इनकम का 60% हिस्सा भी डोनेट कर देते हैं। फिलहाल कोरोना वाली स्थिति में इंडिया की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। उनके हिसाब से उनका ये डाउन टू अर्थ नेचर विदेश में पढ़ने की वजह से बना, क्योंकि उनका कहना है कि विदेश में सिर्फ अपनी खुद की मेहनत और पढ़ाई से ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि वहां पर उनके पिता का नाम इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता था। मानो या ना मानो, जब उन्होंने अपने पिता की कंपनी में काम करने की शुरुआत की तो वो कोई एमडी नहीं थे, वो एक नॉर्मल से कर्मचारी थे। नंबर 3, नाना पाटेकर। बॉलीवुड की सबसे बड़े स्टार्स में से एक नाना पाटेकर एक करोड़पति इंसान है। उसके बावजूद भी आज वो अपनी माँ के साथ एक 1 BHK फ्लैट में रहते हैं। वो हर एक पिक्चर के 1 से 2 करोड़ रुपए लेते हैं और हर ब्रांड इंडोर्समेंट का 1 करोड़ रुपए से कम नहीं लेते। उनकी नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक अच्छा घर अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर क्या माजरा है जो वो 1 BHK फ्लैट में रहते हैं? बात ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले नाना पाटेकर एक गरीब फैमिली में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। उनकी आधी जिंदगी गरीबी में बीती, जिसकी वजह से वो दिन में सिर्फ 35 रुपए कमाने के लिए रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करने का और रास्ते पर
पोस्टर लगाने का काम किया करते थे। पर आज की तारीख में उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी ऐश के साथ बिता सकें। फिर भी आज वो अपनी खुद की 1995 की जीप या फिर ऑटो रिक्शा से ही सफर करना पसंद करते हैं। 2015 में उन्होंने नाम फाउंडेशन की भी शुरुआत की और 22 करोड़ रुपए जमा करके उन्होंने कई गांव में सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त की। 112 किसानों के घर गए और खुद उनसे मिले और कहा, अगर किसी भी चीज की आपको जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, बस एक फोन कर दें। नाना की महानता यहाँ नहीं रुकती। 30 साल से वो अपनी कमाई का 90% हिस्सा गरीबों में दान करते आ रहे हैं। आप इनकी सिंपल फिलॉसफी को जानकर सुनकर अगर नाना के फैन नहीं भी हैं तो बन जाएंगे। उनका कुछ ऐसा कहना है कि शान शौकत, ये लग्जरी लाइफ, ये सब कुछ टेम्परेरी है जो एक ना एक दिन चली जाएगी। जब ये चली जाएगी और इसके बिना जी पाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने कभी इसकी आदत ही नहीं लगाई, कभी खुद को अपनी जड़ों को भूलने नहीं दिया। सच में मान गए नाना पाटेकर को। नंबर 4, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति। अब सबसे पहले जो लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, हम आपको बताते हैं नारायण मूर्ति के बारे में। सबसे बड़ी कंपनी इन्फोसिस के ये को फाउंडर हैं और पूर्व सीईओ हैं और उनकी बीवी सुधा मूर्ति एक ऑथर और सोशल वर्कर हैं। ये दोनों आज की इस वीडियो के सबसे अमीर लोग हैं, लेकिन इनको देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि भाई ये 17,000 करोड़ रुपए के मालिक हैं। वाओ, इनके कामों के लिए हमें अलग से वीडियो बनानी पड़ जाएगी, ये इतने महान हैं। सबसे पहले तो यह आएगा कि नारायण और सुधा मूर्ति ने मिलकर 70,000 से भी ज्यादा लाइब्रेरी खोली है और जिन लोगों के घर तूफानों में उजड़ गए थे, इन्फोसिस फाउंडेशन की मदद से उन लोगों के लिए 2300 घर भी बनवाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में जब बहुत ज्यादा तूफान आया था तो बहुत सारे लोगों के घर उस तूफान में बह गए। उस समय सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति ने पीड़ित परिवारों के लिए 25 करोड़ रुपए दान किए थे। अभी इस कोरोना महामारी में भी उन्होंने 150 करोड़ से ज्यादा डोनेट किए और साथ ही कई हॉस्पिटल्स में पीपीई किट भी डोनेट की। लेकिन सबसे ज्यादा दिल जीतने वाला काम किसी ने किया है तो वो किया है सुधा मूर्ति ने, जो सेक्स वर्कर्स और ट्रांसजेंडर लोगों को उनके अधिकार प्रदान कराने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। इसलिए उन्होंने अब तक 3000 से भी ज्यादा औरतों की जिंदगी बदल दी है। नंबर 5, सोनू सूद। वैसे तो सोनू सूद बॉलीवुड फिल्मों में विलन का रोल करते हैं, पर असल जिंदगी में वो किसी हीरो से कम नहीं है। इसलिए महामारी के दौर में बहुत सारे लोगों के लिए एक मसीहा के तौर पर वो सामने आए हैं। इस पैंडेमिक की शुरुआत में जब सरकार ने अचानक से सब जगह लॉकडाउन लगा दिया था तो काफी लोग अपने घरों से दूर बड़े बड़े शहरों में अटक गए थे और अपने घर नहीं लौट पा रहे थे। साथ ही ट्रेन, बस और सभी ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से वो अपने घर जाने में असमर्थ थे। शहरों में बिना काम किए उनके लिए रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। खाने पीने तक की समस्या आने लगी और कई लोग तो पैदल ही अपने घरों के लिए निकल दिए। लेकिन जब ये खबर सोनू सूद तक पहुंची तो वो उन लोगों की मदद किए बिना नहीं रह पाए। अब तक उन्होंने 7.5 लाख लोगों को अपने घर पहुंचाया है और साथ ही वो अभी 45,000 लोगों को रोज खाना खिला रहे हैं और साथ ही हॉस्पिटल्स में वो पीपीई किट भी डोनेट करते रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खुद की प्रॉपर्टी बेचकर भी लोगों की मदद की है। इसलिए फिल्म क्रिटिक सुभाष झा ने बिल्कुल सही कहा है कि सोनू सूद ही असल में इंडियन ऑफ द ईयर है। आपको क्या लगता है, सोनू सूद के लिए ये टाइटल सूट करता है या नहीं? हमें हमारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करें।